दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले मुगल सल्तनत के अंतर्गत शाहजहां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं परीक्षा में। कुछ सवालों के बारे में चर्चा करने चाहेंगे, जैसे कि शाहजहां ने किस उपाधि को धारण करके सिंहासन पर बैठा था। मुझे पता है बच्चे दो ही नाम जानते हैं, या तो खुर्रम या तो शाहजहां। उपाधि सर हमसे मत पूछिए, इतना डिफिकल्ट सवाल अपने को नहीं आता। ठीक है, चलो आगे देखो। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? सर एक पल के लिए आप जहांगीर का पूछ लेते ना तो हम विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो बता देते, लेकिन सर यहां शाहजहां के बारे में पूछ करके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप, हमें सर बिल्कुल नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी देखेंगे। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। हाँ सर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेहरुन्निसा था क्या? नहीं, आप गड़बड़ हो गए यहाँ पर। मेहरुन्निसा तो नूरजहां का नाम था। ठीक है, हम यहाँ पर आपसे मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछ रहे हैं। चलिए वो भी देखेंगे क्लास में। शाहजहां ने दारा सिको को कौन सी उपाधि दिया था? सर ये तो पता है कि दारा सिको औरंगजेब इसके पुत्र थे, लेकिन उपाधि कौन सा दिया ये नहीं पता हमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। आज हमारा 80वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पर इस पूरे के पूरे इतिहास में आज हम 80 डेज पे आ चुके हैं। बहुत ही शानदार सेशन है और आज हमारे टोटल 2400 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखिए मैं बार बार आपसे कहता रहा कि आप जुड़िए इस सीरीज के साथ, निश्चित रूप से बेहतरीन सवालों का कलेक्शन तैयार होगा। ठीक है, 45 लेक्चर, शुरुआत में जो 45 लेक्चर थे वो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित थे, और 46 नंबर से लेकर अभी 80 नंबर तक जो आप आ चुके हैं, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास चल रही है। ये 90 तक मैं कोशिश करूंगा लेके चलूंगा। 90 तक में आपका उत्तरवर्ती मुगल काल भी समाप्त हो जाएगा, और तब हम लोग एंट्री करेंगे कहां पर? मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, और आपको पढ़ के और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपनी क्लासेस को। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच शुरू किए गए। फाउंडेशन बैच क्या है? तो जीरो लेवल से अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं एकदम इजी मोड में, ठीक है, कि सर हंसते हंसते इतिहास भूगोल सब समाप्त हो जाए, कोई ऐसा ट्रिक दे देते ना घोल के पिलाने वाली टेक्निक, तो मजा आ जाता। आइए इसीलिए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच में तैयार किया हूं। जो बच्चे गांव से पढ़कर आ रहे हैं, जो भी इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्तों पहली बार तैयारी की फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बेसिक जानकारी के लिए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी बैच बहुत जरूरी है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए कि कैसे इसे ज्वाइन किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सवालों का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। याद रखिएगा आज हमारा 80वां दिन है, और क्वेश्चन नंबर 2371 से लेकर के 2400 तक के सवालों को हम कवर करने चल रहे हैं। शाहजहां की स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला और सबसे आसान सा सवाल कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? बहुत आसान है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा दोस्तों? तो शाहजहां बैठा। ये बच्चे को पता है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? ये भी बच्चे को पता होगा, खुर्रम नाम था। ठीक है, अच्छा एक दो सवाल और कि सर जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैं कह रहा हूं मृत्यु और गद्दी दोनों पढ़ लीजिए आप, तो ज्यादा अच्छा हो जाए कि नहीं। मृत्यु भी जान जाइए और गद्दी पर कब बैठा वो भी जान जाइए। तो दोस्तों जहांगीर जो था एक गद्दी पर बैठा था 1605 ईस्वी में, जब अकबर की मृत्यु हुई थी तब एक गद्दी पर बैठा था। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट सवाल। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो जाएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है सर कि ये शाहजहां कब गद्दी पर बैठा होगा? ये 1628 में गद्दी पर बैठा है, और 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक ये जो समय है दोस्तों, ये किसका टाइम पीरियड है? ये शाहजहां का टाइम पीरियड है। आपको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए एक सवाल और मैं यहां करना चाहूंगा, शाहजहां की माता का नाम क्या था? देखिए माता के नाम को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक दो बातें आपको याद रखना होगा कि जहांगीर की पत्नी का नाम आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब जहांगीर की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था मानबाई। क्या नाम था दोस्तों? ये भगवान दास की पुत्री थी, मानबाई इसका नाम था। ठीक है, पहली पत्नी का नाम क्या था? मानबाई। जो जहांगीर की दूसरी पत्नी थी, जो आप नूरजहां जानते हैं ना, नूरजहां याद रखेगा, नूरजहां जो थी ये जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम था। जो अंतिम पत्नी थी मेहरुन्निसा नूरजहां, उसको कहा जाता था। दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। आप कहेंगे सर आप हमको ये क्यों बता रहे हैं? भाई कुछ कारण होगा तभी तो बता रहा हूं। ठीक है, अपना वो दिखाने के लिए नहीं आया हूं मैं आपके सामने कि हमको बहुत कुछ आता है, नहीं, कुछ कारण है। कारण क्या? सुनिएगा, मैंने आपसे कहा ना शाहजहां की माता का नाम क्या था। ठीक है, माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। ये आप याद रखेंगे। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई जहांगीर की कितनी पत्नियां थी, तब हम रटा के क्या करेंगे? हम बता देंगे जगत गोसाई। आप पिछला वीडियो देखे होंगे, वहां पे हमने जगत गोसाई की बात ही नहीं किया। आप कहेंगे सर वहां तो आपने हमें खाली नूरजहां यानी मेहरुन्निसा के बारे में बताया,
गया, वहां पर आपने ना तो जगत गोसाई की चर्चा किया, ना मान भाई की चर्चा किया। अरे तो बताया तो था आपसे कि भैया ये फाउंडेशन बैच का ट्रायल चल रहा है, डेमो चल रहा है, भाई थोड़ा समय दोगे। एक ही वीडियो में आप चाहते हैं मैं जहांगीर के बारे में सब बता दूं, कैसे बता पाऊंगा बताइए? या आप सोचेंगे कि एक ही वीडियो में शाहजहां के बारे में सब कुछ दे दूं? भाई तो डेमो चल रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्रीम मैटर वो मैं दे रहा हूं। और कल की क्लास में ना दिया अगर नूरजहां, तो आज की क्लास में बता दिया ना, छोड़ा तो नहीं ना, कुछ तो फायदा हुआ आपका। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। लिख रहा 1616 ईस्वी। सर एक मिनट रुकिए, कल की क्लास में आपने बताया था 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। हाँ ठीक है बताया था। आपने भी कहा था सर 1616 में प्लेग रोग फैला था, हाँ ये भी बताया था ना? हाँ सर वो भी बताया था, तो याद रखिएगा। लिख रहा 1616 ईस्वी में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? बताया तो था कि दक्षिण भारत जीत कर आया था और अहमदनगर को जाकर एक संधि करवा दिया था, इसी से जहांगीर खुश हो गया था और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दिया था। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहां उत्तर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। कॉपी कलम लेके बैठो भैया अपने साथ और देखो कितना सवाल सही हो रहा है। ठीक है, अभी तो 2 ही सवाल हुआ, तीसरा सवाल देखिए। लिख रहा है शाहजहां ने अपनी किस बेगम की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया है? भाई ऊपर तो इसकी पत्नियां जो थी ये इसके पिता की पत्नी थी, ठीक है, ये मम्मी और आंटी लोग थी। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां हम शाहजहां की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो शाहजहां ने जिसकी याद में, जिस बेगम की याद में ये ताजमहल बनवाया है, उस बेगम का नाम क्या था? उसका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। अब देखिए इसका नाम एक्चुअली मुमताज महल था नहीं, मुमताज महल बाद में पड़ता है। इसके जब विवाह हुआ था ना, तब इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे जहांगीर ने विवाह किया था मेहरुन्निसा से, और मेहरुन्निसा को उपाधि कौन सा दे दिया? नूरजहां का या नूर महल का। उसी तरह से शाहजहां का विवाह 1612 में ही हो गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1612 ईस्वी में ही दोस्तों इसका विवाह हो गया था। किसके साथ? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। उसी को उपाधि दिया था इसने मुमताज महल की, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? सर ये तो हमें आ गया है, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। बहुत बढ़िया, आ गया तो अच्छी बात है, याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम, ये इसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, जब विवाह हुआ। अच्छा इसका विवाह कब हुआ था? तो पीछे थोड़ा सा कंजस्टेड था, यहाँ पे आप साफ साफ लिख लो 1612 ईस्वी में ही दोस्तों इसका विवाह हो चुका था मुमताज महल के साथ या फिर अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। अगला सवाल दे रहा है शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? आपको पता है दोस्तों शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठता था। किस पे बैठता था दोस्तों? तख्त ए ताउस। क्या लिखेंगे? तख्त ए ताउस। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां तख्ते ताउस पर बैठता था। इसी तख्ते ताउस पर दोस्तों कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। क्या जड़ा था? कोहिनूर हीरा जो था दोस्तों, वो कोहिनूर हीरा किस पर जड़ा हुआ था? वो इसी तख्ते ताउस पर जड़ा था। ये इतना बड़ा था दोस्तों, इसमें केवल शाहजहां नहीं बैठता था, कई सारे लोग बैठते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तख्ते ताउस इसी के समय में आता है। इस पर बैठने वाला जो आखिरी राजा है वो मोहम्मद सारंगीला है, क्योंकि 1739 में भारत पर हमला हुआ था नादिर शाह का, और वो इस तख्ते ताउस को उठा ले गया अपने देश फारस में। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। उसी नादिर शाह का उत्तराधिकारी बनता है, क्या नाम है भाई? अरे पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। संजय दत्त ने रोल निभाया ना, पिक्चर देखा आपने पानीपत तृतीय, आप देख लीजिए। ठीक है, मिलेगा आपको। लिख रहा मुगल शासक शाहजहां को किसने कोहिनूर हीरा भेंट किया था? जी हाँ दोस्तों, इसको कोहिनूर हीरा मिला कहां थे? अगर हम कोहिनूर हीरे की शुरुआती समय की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा दक्षिण भारत में दोस्तों कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। आपने एक शासक का नाम सुना होगा, रुद्र प्रताप रुद्रदेव का। उनके पास सबसे पहले कोहिनूर हीरा था। यह कोहिनूर हीरा मीर जुमला के हाथों दोस्तों किसे दिया गया था? मीर जुमला ने किसे दिया था? मीर जुमला ने यह हीरा किसे दिया था दोस्तों? शाहजहां को दिया था। किसे दिया था? मीर जुमला ने यह हीरा किसे दिया था? शाहजहां को दिया था। याद रखिएगा। एक कठिन सवाल मैं अगर यहां आपसे पूछ दूं कि जो रत्न जड़ित सिंहासन की बात कर रहा है, जो तख्ते ताउस की बात कर रहा है, इस तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था? तब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाएगी ये बताने में कि इस तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था। कुछ सोच रहे होंगे सर अहमद लाहौरी
लाहौरी ने कराया था क्या? क्यों तुक्का मार रहे हो क्या? अरे अहमद लाहौरी ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया था। मैं यहाँ तख्ते ताउस की बात कर रहा हूँ। तख्ते ताउस का निर्माण बेबादल खान ने कराया है। किसने कराया है? बेबादल खान ने दोस्तों इस तख्ते ताउस का निर्माण कराया है। इसको भी याद रखेगा। देखिए स्टडी 91 पर आने के बाद कुछ न कुछ हमेशा नया मिलना चाहिए, ये हमेशा से आपकी चाहत रहती है और मेरी भी चाहत रहती है कि मैं आपको हमेशा कुछ नया दूं, जो आपके कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उन चीज़ों को आपको बताऊं, ये मेरा भी टारगेट रहता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है शाहजहां ने आगरा में किस उपाधि को धारण करके सिंहासन पर बैठा? हाँ चलिए मैं इसके पहले वाले शासक की बात भी कर ले रहा हूं दोस्तों। जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो जहांगीर को कहा जाता था जहांगीर बादशाही गाजी। क्या कहा जाता था? जहांगीर बादशाही गाजी, यही कहा जाता था ना। या फिर इसकी एक उपाधि और थी नूरुद्दीन। कौन सी उपाधि थी दोस्तों? नूरुद्दीन की उपाधि थी। ठीक है। अच्छा इसके पहले अगर हम अकबर की बात कर लें, ठीक है, इसके पहले हम अगर अकबर की बात कर लें तो अकबर की उपाधि क्या थी? अकबर की उपाधि थी जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ठीक है, बादशाही गाजी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। यहाँ 2 पीढ़ी में बता दे रहा हूं आपको। अब तीसरा सवाल जो दे रहा है कि शाहजहां ने किस उपाधि को धारण किया था? तो शाहजहां का नाम तो और बड़ा है, मैं कैसे लिखूं यहाँ पे? चलो देखो 2-3 पार्ट में लिख दे रहा हूं। पहले लिखेगा अबुल, ये एकदम नया मिलेगा आपको, अबुल लिखेगा। अब यहाँ मोहम्मद है ना, यहाँ लिखेगा मुजफ्फर, अबुल मुजफ्फर। ये आपको मिलने वाला नहीं है जल्दी किताबों में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब। ठीक है, मोहम्मद साहिब, इसको इधर कर देते हैं, मोहम्मद साहिब यहीं पे नहीं, फिर लिखेगा किरण ए सानी, मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। दोस्तों इतना बड़ा नाम है, इसको याद रखेगा। शाहजहां जब आगरा में बैठता है गद्दी पर, तब कौन सी उपाधि, कब गद्दी पर बैठता है? तो 1628 में। कब गद्दी पर बैठा भैया? तो 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। कब तक बैठा रहेगा? तो 1658 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहेगा। कौन सी उपाधि धारण किया? तो क्या बताएंगे? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन। फिर से याद करिए, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी। याद रहेगा, 4-5 बार बोलेंगे तब जाके मेहनत से याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां के शासन काल को। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। वहीं अगर आपसे पूछ देता कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल, तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये दोनों सवालों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है और मुझे लगा कि ये सवाल एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, नहीं तो मुझे 5-6 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लिख रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो आपको पता होगा दोस्तों, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, ठीक है, इसने ताजमहल का निर्माण कराया था। उसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का मतलब विवाह के समय मुमताज महल का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था, याद रखेंगे। दिल्ली का लाल किला दोस्तों, जो दिल्ली जिस लाल किले से दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी का भाषण आता है, वो दोस्तों किसने बनवाया था? वो भी शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम का नाम सुना होगा, दीवाने खास का नाम सुना होगा, ठीक है, ये किसने तैयार कराए? ये दीवाने आम दीवाने खास भी ये शाहजहां ने बनवाए थे। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद, ध्यान दीजिएगा, आगरा की जामा मस्जिद नहीं, आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री ने बनवाया था, ठीक है, जबकि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसी तरह से आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? ये मोती मस्जिद जो है ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ये सभी प्रमुख इमारतें हैं, इसीलिए दोस्तों इसके काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत कुछ स्थापना कराया गया था शाहजहां के द्वारा। तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला लिख रहा है ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो अभी पीछे मैंने मजाक में नाम भी ले लिया था। पहले तो आपको याद दिला दूं फिर से एक बार, तख्त ए ताउस का निर्माण किसने कराया था? तख्त ए ताउस का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने किया था? तो नाम बताया था, फिर से याद रखेगा, बेबादल खां। किसने किया था दोस्तों? बेबादल खां ने दोस्तों इसका निर्माण किया था। ठीक है, और ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम याद रखेगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ये मुख्य स्थापत्य था। ठीक है, एक चीज और पूछता है सवाल कि ताजमहल किसकी देखरेख में तैयार किया गया? क्या सवाल आता है दोस्तों? सवाल आता है ताजमहल किसकी देखरेख में दोस्तों तैयार हुआ? ठीक है, तो देखिए बनाए मुख्य स्थापत्यकार तो ही था, लेकिन देखरेख किसका चल रहा था? तो ईसा खां की देखरेख में। ठीक है, ईसा खां की देखरेख में दोस्तों तैयार हुआ है। कितना समय लगा दोस्तों? तो 20 वर्ष का समय लगा है। ठीक है, 20 वर्ष का समय लगा है, तब जाकर ये तैयार हुआ है। ठीक है, कब से दोस्तों ताजमहल बनना शुरू हुआ था? तो 1632 से बनना शुरू हुआ था और 1652 तक दोस्तों बनता रहा। ठीक है, अच्छा किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। तो याद रखेगा, एक सवाल और यहां कर देता हूं, मुमताज महल की मृत्यु कब हो गई थी? मुमताज महल की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? तो 1631 में मृत्यु हो गई थी। ठीक उसी के बाद अपनी पत्नी की याद में इसने ताजमहल का निर्माण कराया है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है शाहजहां की किस पुत्री ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? ध्यान दीजिएगा, फिर से स्टार लगा के लिख रहा हूं। अगर आपसे सवाल पूछे दिल्ली का जामा मस्जिद, क्या पूछे? दिल्ली का जामा मस्जिद, तो याद रखेगा दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया दोस्तों? ये शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने। जबकि आगरा का जामा मस्जिद किसने बनाया है? तो शाहजहां की पुत्री थी, इसका नाम था जहां आरा। क्या नाम था दोस्तों? जहां आरा नाम था। इस जहां आरा ने क्या बनाया है? ये आगरा के अंदर जो आपका जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से कहां स्थानांतरित कर दिया? तो देखिए शाहजहां गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो याद रखेगा 1628 में गद्दी पर बैठा है और 1658 ईस्वी तक दोस्तों एक गद्दी पर रहता है। बाद में दोस्तों इसे नजरबंद कर दिया जाता है अपने ही पुत्र के द्वारा। ठीक है, इसको जेल में, अंतिम समय जेल में रहता है। आप सोचिए, इतना बड़ा बादशाह और अंतिम समय जेल में बिताता है। औरंगजेब इसको कैद कर लेता है, अपने भाई जो उसका मुख्य भाई रहता है, बड़ा भाई दारा सिंह को, उसकी हत्या कर देता है, तब ये होता है। ठीक है, तो राजधानी को आगरा से दोस्तों कहां स्थानांतरित करके ले जा रहा है? तो अब दिल्ली में इतना कुछ बना दिया, इसीलिए राजधानी कहां शिफ्ट कर रहा है? ये दिल्ली राजधानी चली जाएगी। ये आगरा से राजधानी कहां चली गई? दिल्ली। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से कहां शिफ्ट कर लिया? दिल्ली शिफ्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, किसके लिए दोस्तों? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? क्या चाहते थे लोग? ये तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अच्छा, अगर तीर्थ यात्रा कर की बात आई गई है तो मैं आपको याद दिला दूं, ये तीर्थ यात्रा कर अकबर ने पहले ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, अकबर ने समाप्त किया था। कब? आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था आपको 1563 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इसको कब अकबर ने समाप्त किया था? अकबर ने 1563 में समाप्त किया था, लेकिन फिर से आज लागू हो चुका था। तो इसको समाप्त करने के लिए बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य जी ने। किसने किया था दोस्तों? कविंद्राचार्य जी ने दोस्तों यहां पर बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के संबंध में ये किया था इन्होंने। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को कौन सी उपाधि दिया था? ठीक है, ये संगीतज्ञ थे लाल खां, उनको उपाधि दिया था दोस्तों गुड़ समंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दिया था? गुड़ समंद। जी हाँ दोस्तों, गुड़ समंद की उपाधि दिया था। किसको दिया था दोस्तों? संगीतज्ञ लाल खां को। तो सवाल ये भी आता है कि लाल खां को कौन सी उपाधि दिया गया, या सवाल ऐसे भी आता है कि शाहजहां ने किसे गुड़ समंद की उपाधि दी, ऐसे उल्टा करके पूछ देता, तब आप क्या बताएंगे कि गुड़ समंद की उपाधि लाल खां को मिला था। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को भी याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है कि शाहजहां ने किस वर्ष अंग्रेजों को हुगली और कासिम बाजार, हुगली कहां दोस्तों? आप पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं, और कासिम बाजार भी वहीं पर है, तो वहां पर कारखाने बनाने की आज्ञा दे दिया। किसने? शाहजहां ने। कब दिया था यह आज्ञा? तो 1650 से 51 ईस्वी के दौरान दोस्तों यह आज्ञा शाहजहां के द्वारा दे दिया गया कि पश्चिम बंगाल में अंग्रेज अपने कारखाने का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है।
ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। ये तो मैं सैंपल के तौर पे किताबें दिखा रहा हूं, और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए किताबें आ चुकी हैं। एक मौका दीजिए। आपको अगर ये विश्वास है कि स्टडी 91 का जो कंटेंट रहता है वो बहुत क्वालिटी से भरा होता है, बहुत शानदार कंटेंट होता है, तो ये भी याद रखिए कि एक एक किताब पर बैठकर दिन रात काम किया गया है। कहीं कोई कॉपी पेस्ट वाली बात नहीं दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ दोस्तों किताबें तैयार की गई हैं। बैठ करके इतने मेहनत के साथ हम लोग काम करते हैं, उसी वजह से दोस्तों आजकल यूट्यूब पे क्लासेस कम आ पा रही हैं। तो याद रखेगा, इन किताबों को आप देखिए, और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। तो एक बार हमारे वेबसाइट पे आइए, विजिट करिए, एप्लीकेशन पे विजिट करिए, वहां आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी किताबें हैं, उन किताबों को ले सकते हैं। जो बच्चे घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी बहुत सारे बच्चों को चाहिए कि सर 10-20 रुपए ज्यादा लग जाए बट किताब घर आ जाए तो हम पैसा पेमेंट करेंगे, वो भी फीचर अवेलेबल है भैया। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो तब तो कोई दिक्कत नहीं ना, मीशो से ऑर्डर कर लो, अमेजन से ऑर्डर कर लो, हर जगह किताब लिस्ट कर दी गई है, वहां जाके भी आप किताबें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कोई किताब चाहिए, अपनी हिंदी चाहिए तो लिख दीजिए अपनी हिंदी स्टडी 91 या अपनी हिंदी नितिन सर, तो आपको किताबें मिल जाएंगी, वहां जाके आप किताब ऑर्डर कर लीजिए। कोई समस्या है, नहीं ऑर्डर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? सबसे ज्यादा टैलेंटेड, दोस्तों इसके कई सारे पुत्र थे लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन था? तो याद रखिएगा दारा शिकोह था। ठीक है, इसलिए शाहजहां चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन बने? उसका उत्तराधिकारी दारा शिकोह हो, और ऐसा हुआ भी, लेकिन ये औरंगजेब मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया, हत्या करके गद्दी हत्या लिया और अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये भी स्टोरी आती है। लिख रहा है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो याद रखेगा ये दारा शिकोह को ही घोषित किया था। ठीक है, दारा शिकोह को ही ये अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे गद्दी से हटा दिया। लिख रहा है शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? यही सवाल पीछे आया था और मैंने आपसे पूछा भी था, तो आप इसको बताने में थोड़ा असमर्थ थे। याद रखेगा, यहां पर शाहजहां की दो उपाधियां देखने को मिलती है, एक तो शाह बुलंद की उपाधि मिली थी और एक शाह इकबाल की। ठीक है, शाह इकबाल की। जब आप किताब पढ़ेंगे ना, शाह इकबाल, जब आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसे मिलेगा शाह बुलंद इकबाल, एक साथ मिल जाता, ऐसा नहीं है, दो अलग अलग उपाधियां दिया गया था, शाह बुलंद की उपाधि और शाह इकबाल की उपाधि, या आप एक साथ शाह बुलंद इकबाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उपाधि शाहजहां ने किसे दिया था? अपने पुत्र दारा शिकोह को दिया था, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? देखिए सवाल तो ये भी आता है इंपॉर्टेंट कि भैया जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में तो मैंने बताया था, एक तो आया था विलियम हॉकिंस आया था। कौन कौन आया था? एक विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है, और दूसरा सर टॉमस रो आया था। कौन आया था? सर टॉमस रो आया था, ये दो लोग आए थे। उसी तरह से शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? कई लोग आए थे, एक दो लोग थोड़े हैं। तो चलिए नाम लिखना शुरू करिए, थोड़ा पेन अलग कर दे रहा हूं। पहला याद रखेगा, पहला मनुची आया था। सवाल भाई अब जैसे इन्हीं के बारे में दे दिया, जहांगीर के शासनकाल के बारे में पूछ दिया, तो परीक्षा में कोई ना कोई एक ऑप्शन में देगा ना, चाहे विलियम हॉकिंस ऑप्शन देगा, चाहे टॉमस रो देगा, चाहे कहेगा ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, कुछ ऐसे बोलेगा ना। उसी तरीके से एक दो लोग नहीं आए थे शाहजहां के शासनकाल में, मैं बता दूं, इसलिए नंबरिंग करके बता रहा हूं। तीन लोग इंपॉर्टेंट है, एक तो मनुची को याद रखेगा, दूसरा पीटर मुंडी को याद रखेगा, पीटर मुंडी को याद रखेगा। पीटर मुंडी के आगे आप लिख लेना यूरोपीय यात्री। ठीक है, यूरोपीय यात्री। तो सवाल ये भी पूछ देता है कि कहां का रहने वाला था, तो पीटर मुंडी याद रखेगा। तीसरा वर्नियर याद रखेगा, वर्नियर को आगे चल के ये अपने सेना में चिकित्सक के रूप में दोस्तों नियुक्त करता है, क्या बना देता है? डॉक्टर। ठीक है, सेना में उसको डॉक्टर के रूप में दोस्तों भर्ती कर लेता है। वर्नियर भी आया था। तो तीन लोगों का नाम याद रखना है, कौन कौन याद रखेगा। ऐसे अकबर में जब पढ़ेंगे तो रॉल्फ फिच आया था। अकबर के शासनकाल में कौन आया था? रॉल्फ फिच आया था। और जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था। और शाहजहां के शासनकाल में मनुची आया था, पीटर मुंडी आया था, ये विदेशी यात्री है, पीटर मुंडी आया था, और वर्नियर आया था। ये तीन लोग आए थे, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है शाहजहां के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अकबर वाला सवाल पूछता है परीक्षा में कि अकबर के शासनकाल में चित्रकार कौन थे, तो हम पढ़ते हैं अब्दुस समद। क्या पढ़ते हैं? बताया था आपको, अब्दुस समद पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हो उन्हीं को याद रखिए। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों क्या पढ़ते हैं? तो अब क्या पढ़ते हैं?
अब्दुल मसन पढ़ते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों कौन चित्रकार थे, तो फकीर, मोहम्मद फकीर। वैसे तो नाम से नहीं लगता कि ये चित्रकार रहे होंगे, बट आपको याद रखना मोहम्मद फकीर यहाँ पे चित्रकार थे। और वीर हासिम, ठीक है, वीर हाशिम, ठीक है, हाकिम नहीं, हासिम, ठीक है, वीर हासिम। ये दो लोगों का नाम मिलता है दोस्तों, एंड लगा लीजिए, ठीक है, दो लोगों का नाम मिलता है जो क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा, मंसूर याद रखेगा, ये मंसूर लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, अब्दुल मंसूर। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। इसमें पूरे 20 साल, देखिए आपने क्या पढ़ा, 1628 में गद्दी पर बैठा था और 58 में हट गया, तो इसका शासनकाल तो 30 साल का था, लेकिन 30 साल ना से 20 साल का इतिहास दोस्तों एक पादशाहनामा में मिलता है, ठीक है। और इसीलिए अब्दुल हमीद लाहौरी को याद रखेगा नासिर अल उस्र की उपाधि भी दिया गया था। क्या, नासिर नहीं, नादिर अल उस्र की उपाधि भी दिया गया था, किसे, इस अब्दुल हमीद लाहौरी को, ठीक है। और जो उस्ताद लाहौरी पढ़े थे ना, उस्ताद लाहौरी, वो ताजमहल के वास्तुकार थे, वो अलग हैं, ये अलग है, किताब लिखने वाले हैं भाई, ये दोनों नाम एक नहीं है, ये अलग अलग नाम है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर दोस्तों कौन था, तो यहां पर एक नया अमीर का नाम मिलता है, मुर्शीद कुली खां। क्या मिलता है दोस्तों, मुर्शीद कुली खां का नाम मिलता है ये, ठीक है। इसको दोस्तों जैसे आपने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो अकबर के बारे में जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि वहां भू राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने वाला कौन था, राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल जो 10 पद्धति आपने देखा था, या बंदोबस्ती, भूमि बंदोबस्ती देखा था, ठीक है, वो याद रखेगा। उसी तरह से जो दक्षिण भारत की भूमि थी, वहां पर दोस्तों भूमि कर व्यवस्था को सुधार करने में मुर्शीद कुली खां का योगदान था। इसीलिए मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत का टोडरमल इसे कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, मुर्शीद कुली खां को। और मुर्शीद कुली खां कौन था, ये भू राजस्व व्यवस्था में दोस्तों सुधार किया था शाहजहां के शासनकाल में, इसे याद रखिएगा। शाहजहां ने खानखाना की उपाधि किसे दिया था। अगर हम इसी खानखाना की बात कर लें और अकबर के बारे में पूछ लें कि अकबर ने किसे दिया था, तो खानखाना की उपाधि अकबर ने बैरम खां के पुत्र को दिया था, जिसका नाम क्या था, अब्दुल रहीम खानखाना। क्या नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे, तो याद रखेगा बैरम खां, ठीक है, बैरम खां इनके पिता थे, ठीक है। चलिए ये तो अलग बात हो गया। अभी हम शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं। शाहजहां ने किसे दिया था, तो शाहजहां ने महावत खां को दिया था। आपको पता है महावत खां एक सामान्य सा सैनिक था, और इसने लास्ट टाइम किसको, शाहजहां को छोड़िए, इसने लास्ट टाइम बंदी बना लिया था जहांगीर को। क्या बात कर दी सर, जहांगीर को बंदी बना लिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि जहांगीर के शासनकाल में नूर जहां का पकड़ ज्यादा चलता था, शासन में नियंत्रण ज्यादा चलता था, इसलिए महावत खां के द्वारा बनाया गया जो सीन था, ठीक है, जो व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कैद किया गया था जहांगीर को, उससे नूरजहां ने उसे फेल कर दिया। लेकिन इसकी पड़ती थी, महावत खां की पड़ती थी शाहजहां से। अरे तभी तो भाई एंटी था, ये भी जहांगीर का एंटी और शाहजहां भी जहांगीर का एंटी, अपने पिता का एंटी था भाई। लास्ट टाइम उसे कैद में तो डाल दिया, ठीक है। तो सारी चीजें अब वही इसके साथ भी होता है, जैसा करेगा कोई, ये भाई इसने अपने पिता के साथ जैसा सुलूक किया, व्यवहार किया, ठीक वैसा ही व्यवहार इसके साथ होता है। औरंगजेब इसके साथ कर दिया, ठीक है। लिख रहा है शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार दोस्तों किसे बनाया था, शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो औरंगजेब को नियुक्त किया था, ठीक है। और यही औरंगजेब बाद में चल के क्या करता है, ये शाहजहां को ही चूना लगा दिया, शाहजहां को ही बंदी बना लेता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। एक सवाल और आता है कि दक्षिण का प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो याद रखेगा मीर जुमला का नाम सुना होगा आपने, मीर जुमला का नाम सुना होगा। ये मीर जुमला को दोस्तों दक्षिण का प्रधानमंत्री बनाया गया। और सूबेदार दोस्तों किसे बनाया गया, तो औरंगजेब को ये शाहजहां ने सूबेदार नियुक्त किया था दक्षिण का, ठीक है, दक्षिण भारत का, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद दोस्तों किसने किया था? तो यह अनुवाद दोस्तों किसके द्वारा किया गया? दारा सिको के द्वारा किया गया। मैंने आपको पहले बताया कि दारा सिको दोस्तों बहुत विद्वान था, ठीक है, बहुत विद्वान था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत विद्वान, ठीक है। लिख रहा है कि दारा सिको ने किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था? तो उस उपनिषदों का अनुवाद इसने सिर्र ए अकबर के नाम से कराया था, सिर्र ए अकबर। हालांकि अकबर ने दोस्तों एक क्या बनाया था? अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराया था ना, इबादत खाना जब बनाया था उसके बाद, ठीक है। उसी तरह से यहां भी याद रखेगा 1658, ये वही समय दोस्तों जब मृत्यु हो जाएगी किसकी? शाहजहां की। लिख रहा 1658 में दारा सिको और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाने लगा। हालांकि पिता ने दोस्तों पहले ही घोषित कर दिया था, किसे? उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? दारा सिको को। लेकिन औरंगजेब मानने को नहीं तैयार था, औरंगजेब पावरफुल था, इसे जिंदा पीर कहा जाता। तो अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। ये जो युद्ध 1658 में हुआ है, ये धर्मत का युद्ध है। क्या है दोस्तों? इस युद्ध को क्या कहा जाता है? धर्मत का युद्ध कहा जाता है। और इसमें औरंगजेब दोस्तों क्या हुआ था? विजयी हुआ था, ठीक है। और किसकी हार हुई थी? याद रखेगा, दारा सिको की हार हुई, औरंगजेब दोस्तों जीत जाता है धर्मत के युद्ध में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा दारा सिको और औरंगजेब के बीच किस स्थान पर उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध लड़ा गया? धर्मत का युद्ध तो एक पहला युद्ध था, बाद वाला जो युद्ध हुआ दोस्तों उसे देवराई का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? देवराई, देवराई का युद्ध। धर्मत का युद्ध याद रखेगा, धर्मत का युद्ध अलग है और देवराई का युद्ध दोस्तों ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध है। क्यों? क्योंकि इसी में मार दिया जाएगा दारा सिको, ठीक है। ये युद्ध दोस्तों अब कहां लड़ा गया था? तो अजमेर के पास में लड़ा गया था, ठीक है। देवराई का युद्ध कहां लड़ा गया था? ये अजमेर के पास लड़ा गया था। कब? तो वाला 58 में लड़ा गया था, ये वाला 59 में लड़ा गया था, ठीक है। ये 1659 में लड़ा गया था। और जो धर्मत का युद्ध था, जो धर्मत का युद्ध था, ये 1658 में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये दोनों सवाल याद रखेंगे, परीक्षा में आता है। लिख रहा दारा सिको को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में कब उसकी हत्या कर दी गई? यहां तो बुरी तरह से पराजित हुआ, अब उसकी हत्या भी कर दी जाएगी। यही समय था 1659 में दोस्तों, क्या कर दिया गया? इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगा करके दारा सिको की क्या कर दी गई? हत्या कर दिया गया। अगला अच्छा एक चीज और याद रखेगा, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। ये कट्टर जो दोस्तों, जिंदा मीर नहीं पीर, जिंदा पीर कहा जाता था। एक कट्टर दोस्तों मुस्लिम धर्म का समर्थक था, इसको याद रखेगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है इनायत खां। क्या नाम है? इनायत खां, ठीक है। ये शाहजहांनामा के क्या हैं? लेखक हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। पीछे हमने जो पढ़ा था पातशाहनामा, पातशाहनामा में शाहजहां के 20 साल का इतिहास का पता चलता है। उसे किसने लिखा है? तो बताया था लाहौरी साहब ने लिखा है, ठीक है। 20 साल का इतिहास लाहौरी साहब ने लिखा है, उसको याद रखेगा। उस्ताद अहमद लाहौरी मत कर देना, वो ताजमहल के वास्तुकार थे, वो अलग हैं, ये अलग हैं। पातशाहनामा जिन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ शाहजहांनामा की बात कर रहा है, तो शाहजहांनामा ये इनायत खां ने लिखा है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत सारे विषय YouTube पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, यूनिक हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे फाउंडेशन बैच के साथ, हमारे ई बुक प्रोग्राम के साथ, हमारे किताबों के साथ, और देखिए कि बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को सजेस्ट करिए, लोग आकर जुड़ें इस चैनल के साथ और डिटेल में एक एक चैप्टर देखें। देखिए यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत कम टीचर मिलेंगे जो सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़ाया हो जिन्होंने, ठीक है। मसाला देना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप सोचो ना, 80 लेक्चर आज हो गया, केवल प्राचीन से मध्यकालीन अभी समाप्त नहीं हुआ। 80 लेक्चर आप अपनी कोचिंग में पता कर लो कि आपको मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास कितने लेक्चर में पढ़ाया गया। अगर आप कहीं का वीडियो क्लास परचेज किए, किसी कोर्स को आपने परचेज किया, तो वहां आपको कितना पढ़ाया गया है। आप एक खोल के देख लो, क्या ये सही है? क्या स्टडी 91 मेहनत नहीं कर रहा है? तो आपको लगेगा कि वाकई वहाँ पर और यहाँ से बहुत अंतर है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा होगा। ऐसा तो है ये, ठीक है। तो क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ
और आपको और कितना चीज़ें मिलती हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही है कि थोड़ा सा अपना सहयोग बनाए रखिए और इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। कमेंट हो सके तो कर दीजिएगा, समय तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करने का भी समय आपके पास नहीं रहता, लेकिन निवेदन हाथ जोड़कर है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, वो मैं देखूंगा, ठीक है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर इसमें बहुत कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।